सखी सहेली। सखी सहेली के श्रोताओं को राजश्री त्रिवेदी का अभिनंदन और प्यारी बुआ जी को भी मेरा प्रणाम, नमस्ते। भाई खुश रहो खुश रहो। राजश्री, एक बात ये बताओ कि अभिनंदन हो गया, प्रणाम हो गया, ढेर सारा आशीर्वाद तुमको, और कार्यक्रम में तुम्हारा स्वागत है, ऐसा बोले हम? आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगा, आपने कह दिया यही मुझे बहुत अच्छा लगा बुआ जी। क्या बात है। देखो भाई, हमारे साथी बड़े बेकरार थे, ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि भाई हम तुम्हें क्या कहेंगे, तुम हमें क्या कहोगी। तो भाई देखो, तुम बताओ क्या तुम्हें लगता है। भाई हम तो जगत बुआ हैं और हमारे साथियों ने ही हमें बनाया है ना? बिल्कुल। और आप मेरी भी बुआ जी हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी प्यारी बुआ जी के साथ। रही बात और जब जैसे आप अभी बीच में ज़रूरी काम से चली गई थी, तो फिर नहीं, हमें काम वाम नहीं था, हम तो देख रहे थे कि हमारे साथी कितना याद कर रहे हैं और भाई इतना प्यार करते हैं, इसीलिए शायद कल बार बार प्यारी बुआ कह रहे थे। अच्छा, हमें ये भी लग रहा था कि कहीं कहीं वो ये सोच रहे थे कि जब बुआ आएंगी तो मौसी नहीं आएंगी, और जब मौसी आएंगी तो बुआ नहीं आएंगी, और जब दोनों आएंगी तो कैसे एक दूसरे को संबोधन देंगे, है ना? तो भाई देखिए, हम लोग हाजिर हो गए, लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं कि हम विषय न बताएं। आज तो कुछ पकवान भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा पकवान, और आज घर में जो बनेगा तो बनेगा राशि, लेकिन उसके संग संग पड़ोस में क्या बन रहा है ये भी तो देखना पड़ेगा। इसके बारे में हम बहुत उत्सुक रहते हैं ना। भाई खुशबू जो आती है, और उसके संग संग एक बात और है कि थोड़ी सी नज़र तो रखना चाहिए। अब नज़र किस तरह से रखना चाहिए? अपना काम करते हुए थोड़ा दाएं बाएं देख लेना चाहिए, पूरी गर्दन घुमा के या थोड़ी सी, या झांक कर भी देख लेते हैं कई बार, और कभी कभी पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कितना आप रखते हैं साथियों, ये ज़रूर बताइए, है ना? बिल्कुल। और सखी विशेष में आज हम लोग किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? जी हाँ, सुरेंद्र कौर जी के बारे में, सुरेंद्र कौर बल्कि कहना चाहिए। और आजकल प्रकोप है मच्छर का, और हमारे साथियों ने इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखकर भेजा है। ये भी बड़े लोकप्रिय हैं वैसे, मच्छर भी कम नहीं है। बिल्कुल, हर मौसम में कुछ न कुछ हो ही जाती है, बीमारियों का प्रकोप बढ़ ही जाता है। जैसे पिछले दिनों डेंगू को लेकर बहुत परेशान थे, मलेरिया को लेकर बहुत परेशान थे। अभी भी हैं और कम नहीं हुआ है। तो इसके बारे में हमें किस तरह से सावधान रहना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि विविधपुरा में कैसा लग रहा है? अच्छा, विविधपुरा में बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका बहुत सारा प्यार मिला है मुझे, तो बस मैं खुश हूँ, बिल्कुल घर में हूँ ऐसा लगता है मुझे। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा बड़ा सा परिवार है, ढेर सारा हमारे जो कुनबे में सदस्य हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, बड़ा सम्मान करते हैं। जब गीत हम सुनते हैं तो बहार जैसे छा जाती है, और मज़ा तो प्यार का आता ही है, और हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह से प्यार मोहब्बत का वातावरण बरकरार रहे। बिल्कुल सही कहा बुआ जी। तो अब जो आज आपने कहा था कि हम लोग बात करेंगे सुरेंद्र कौर के बारे में, जो कि गीतकार भी हैं और बहुत ही प्रसिद्ध गायिका भी रही हैं। हमें समझ में आ रहा है। ये राष्ट्रीय जी बड़ी चालाकी से बता रही हैं कि आपने कहा था, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब की कोकिला है भाई सुरेंद्र कौर जी, भारतीय गायिका हैं, गीतकार भी रही हैं, तो इनके बारे में तो बात करना बनता है, और हमारे साथी भी इंतजार कर रहे हैं ना। क्योंकि भाई सुरेंद्र कौर ने अधिकतर पंजाबी लोकगीत गाए, और मतलब जो कहते हैं ना, मूल रूप में जैसे होते हैं लोकगीत, उनकी ख़ास जो शैली होती है उसको आगे बढ़ाने में, लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत श्रेय है। और 1948 और 52 के बीच में कई हिंदी फिल्मों के लिए भी पार्श्व गायिका के रूप में गीत गाए, और लगभग मतलब 6 दशक, सोचो ज़रा, काफी लंबा समय, बहुत लंबा समय हो गया। इसमें उन्होंने बहुत सारे प्रदर्शन किए, और बुल्ले शाह की पंजाबी सूफी काफियाँ भी उसमें शामिल रहीं। और बुआ जी साथ ही नंदलाल नूरपुरी, अमृता प्रीतम, मोहन सिंह और शिव कुमार बटालवी जैसे समकालीन कवियों की कविताओं से उन्होंने भावन तेधीन, जूती जैसे यादगार गीतों को दिया। और समय के साथ उनके विवाह गीत, जो आज हम एक सुनवाने वाले भी हैं, विशेष रूप से लट्ठे दी चढ़ार, सुहे वे चीज़ लहरिया और काला डोरिया पंजाबी संस्कृति का एक अमिट हिस्सा बन गए हैं। हाँ भाई, लेकिन हम जो तुमने कह दिया ना कि पंजाबी शादी का गीत सुनवाएंगे, वो इनका गाया हुआ नहीं है ना। लेकिन अब हम इनके जीवन की अगर बात करें तो सुरेंद्र कौर का जन्म 25 नवंबर 1929 को पंजाब की राजधानी लाहौर में सिख परिवार में हुआ था, और वो प्रकाश कौर की बहन और डॉली गुलेरिया की माँ थी। मतलब इनका नाम प्रसिद्ध है, जानते हैं आप सभी। दोनों ही पंजाबी गायिका हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से डॉली जो है वो सबसे बड़ी हैं। हाँ, और बिल्कुल अगस्त 1943 में सुरेंद्र कौर ने लाहौर रेडियो पर एक लाइव प्रदर्शन के साथ अपनी कला की पेशेवर शुरुआत की, और फिर उन्होंने और उनकी बड़ी बहन प्रकाश ने अपना पहला गीत मावन
तेढीन रैन बैथियन रिकॉर्ड किया और इसे काफ़ी जारी भी किया गया, जारी किया गया था, बिल्कुल। और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में सुपरस्टार के रूप में उभार दिया गया, मतलब लोकप्रियता बहुत बढ़ी इनकी। लेकिन 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ तो ये माता पिता के साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आकर बस गए ये लोग। और 1948 में उनकी शादी प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढ़ी से हुई, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पंजाबी साहित्य के व्याख्याता थे। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्होंने बहुत उनके इस मतलब कला को निखारा, या यूं कहें कि इतना प्रोत्साहित किया कि जल्द ही उन्होंने बॉम्बे में हिंदी फिल्म उद्योग में पार्श्व गायिका के रूप में अपना करियर शुरू कर दिया। संगीत निर्देशक गुलाम हैदर की मदद से उन्हीं के निर्देशन में उन्होंने 1948 के फिल्म शहीद में 3 गाने गाए, जिनमें बदनाम ना हो जाए, मोहब्बत का फसाना, आना है तो आ जाओ, तकदीर की आंधी, हम कहाँ और तुम कहाँ शामिल हैं। अपने पति के बारे में उनका कहना था कि वही थे जिन्होंने मुझे स्टार बनाया। तो भाई बड़ा ये विचारणीय बिंदु है ना, राशि की उनके पति ने किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया, और सिर्फ प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद बताया है उन्होंने कि हम लोग गीतों को चुनते थे, फिर एक साथ रचनाओं पर सहयोग हमारे पति करते थे, और फिर कुछ इस तरह से बहुत सारे उन्होंने गीत जो है कहना चाहिए कि हमारी संस्कृति को या हमारे को दिया, लोगों तक पहुंचाया। बिल्कुल बुआ जी, ये उस समय की बात है जब औरतों को, महिलाओं को बहुत ज्यादा बढ़ावा खासकर सांस्कृतिक क्षेत्रों में कम दिया गया। अभी भी देते हैं क्या? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपने दिल की बात कह दी बुआ जी। देखो ऐसा होता है कि बहुत जगह नहीं देते हैं, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत विचार करके नहीं देते हैं, बल्कि विचार ही नहीं करते हैं कि देना चाहिए। क्या मतलब इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन थोड़ा सा जहाँ पर भी हम अपने भाई बंधु से ये गुजारिश करेंगे कि जहाँ भी देखते हैं कि आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी किसी कला में आगे जाना चाहती है, तो पढ़ाई के साथ साथ उसमें उसे प्रोत्साहित कीजिए। बिल्कुल। और हम वापस आते हैं जिनके बारे में हम बातचीत कर रहे थे, सुरेंद्र कौर जी के बारे में। बुआ जी, हर किसी को फिल्म नगरी रास नहीं आती, यही सुरेंद्र कौर के साथ भी हुआ। उनकी सच्ची रुचि मंचीय प्रदर्शनों और पंजाबी लोकगीतों को पुनर्जीवित करने में थी, और अंत में वे 1952 में दिल्ली वापस आ गईं। हाँ, और फिर उन्होंने बताया ना, जैसे कि उनके पति उनके साथ लगे रहते थे। प्रसिद्ध पंजाबी कवियों द्वारा लिखे गए पंजाबी जो लोक क्लासिक्स होते थे, जैसे कि चैन कित्थे गुजारी रात, लट्ठे दी चादर है, जब सबने बहुत सुना है, बहुत ही लोकप्रिय है ना, गोरी दियाँ झांझरन और सरके सरके जंडिये मुटियारे के गाने जो हैं, ये सब उन्होंने रिलीज़ किए एक तरीके से। और ये सब गीत जो है गाए तो सुरेंद्र कौर ने ही, लेकिन ये कह सकते हैं ना कि इनके स्वर ने इसे बहुत लोकप्रिय बना दिया और हर लोगों की ज़बान पे रहा। तेज़ी से लोकप्रियता बढ़ती रही और दुनिया के कई हिस्सों में पंजाबी लोकगीतों के इन्होंने प्रदर्शन किया। और उन्होंने 2000 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड्स किए बुआ जी, जिनमें आसा सिंह मस्ताना, करनैल गिल, हरचरण ग्रेवाल, रंगीला जट्ट और दीदार संधू के साथ युगल शामिल थे। हालांकि 1976 में अपने शिक्षक पति की मृत्यु के साथ ही उनका सहयोगी और जीवन साथी समाप्त हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और अन्य छात्रों के साथ परिवार की रचनात्मक परंपरा को जारी रखा। और उनकी बेटी रुपिंदर कौर गुलेरिया, जिसे डॉली गुलेरिया के नाम से प्रसिद्ध है ना? जी बिल्कुल, और अपनी पोती सुनैनी ने 1995 में एलपी सुरेंद्र कौर द 3 जनरेशन में युगल रिकॉर्ड किया था। क्या बात है। तो इस तरह से 3 पीढ़ी ने एक साथ गाया होगा और वाकई बहुत आनंददायक पल रहा होगा खुद उनके लिए भी। फिर उन्हें इसी सब कार्य के लिए 1984 में पंजाबी लोक संगीत के लिए भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और रंगमंच अकादमी, संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और 2002 में बुआ जी सुरेंद्र को कला में उनके योगदान के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से वर्ष 2002 में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव के दौरान अपनी मिट्टी के करीब जाना चाहती थी, इसलिए वो 2004 में पंचकुला में बस गईं, जिसका उद्देश्य चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में एक घर बनाने का था। फिर 22 दिसंबर 2005 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, बीमार हुई लेकिन बाद में ठीक भी हो गई। और 2006 में जो प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ, उसके लिए वो दिल्ली भी गई। फिर धीरे धीरे बीमार पड़ती चली गई और फिर उन्हें इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाना पड़ा। 14 जून 2006 को 77 साल की उम्र में न्यू जर्सी के एक अस्पताल में आपने अंतिम सांस ली।
और उनकी 3 बेटियां हैं जो पंचकुला में रहने वाली गायिका डॉली गुलेरिया जो सबसे बड़ी हैं, जिनकी हम बार-बार चर्चा कर रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी 2 नंदिनी सिंह और प्रमोद सिंह जग्गी हैं। उनकी अमर आवाज़ अन्य कलाकारों को सही पंजाबी लोक संगीत परंपरा का अभ्यास कराने के लिए हमेशा प्रेरित करती थी और करती रहेंगी और इसके संग संग हमारे और साथियों को भी प्रेरित करेगी कि भाई जिस कला में आप हैं उसमें आगे बढ़ती रहें। तो भाई राशि जी, फिल्मों की बात हो गई, हमारी सुरिंदर कौर जी जिनकी सखी विशेष के बारे में हमने बात किया, तो उनका गीत किसी फिल्म में गाया गया ना, शहीद में। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने सिंगार पुरानी जो फिल्म थी उसमें भी गीत गाए, एक आध गीत गाए हैं। और इस तरह से कह सकते हैं ना कि केवल लोकगीतों को आगे बढ़ाने के लिए और उनका मौलिक स्वरूप बना रहे, बचा रहे, उसके लिए इन्होंने बहुत काम किया। तभी तो भाई इतने सम्मान मिले और आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि कुछ ऐसा काम करें। और जो गीत गाने की बात आती है तो हमारे कान में जो रात में गीत बजते हैं, गूं 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 गूं, उसका क्या करेंगे? मच्छर की बात कर रही हैं ना आप? हाँ, तो आई जाते सच हैं ना, में देखो। देखिए नींद खराब करते हैं, नींद खराब करते हैं, कितनी तरह की बीमारियां फैलाते हैं। हाँ। और फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। क्या तो करें? नींद से ही परेशान होने की बात कर रहे थे, तुमने तो बीमारी की भी बात कह दी। बात और तो क्या सही है ना? तो भाई बरसात शुरू होते ही मच्छरों का जो प्रकोप बढ़ जाता है। एक तो कारण ये भी है कि कई जगहों पे जल जमाव वगैरह हो जाता है बुआ जी, तो उस पे भी ध्यान दें। क्या मुख्य कारण यही है हमारे। अच्छा। हम लोग कहाँ ख्याल रखते हैं? देखो अभी जैसे कि गमला है, उसके नीचे प्लेट होती है, ट्रे रख लेते हैं। बात सही है कि जमीन न गंदी हो, पानी न बहे, और लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि इस समय जो है बारिश के समय में पानी सूखता नहीं है और कहीं ना कहीं उसमें भी मच्छर पनप जाते हैं। बिल्कुल। गमले के नीचे हम एक मिट्टी का या शीशे का प्लेट लगा देते हैं, उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है। और भी बहुत सी चीजें ऐसी बेकार की चीजें आंगन में, घर के दरवाजे पे आसपास पड़ी रहती हैं, पीछे की गलियों में, चाहे वो टायर हो गाड़ियों का या साइकिल का। साइकिल छत पे भी तो पड़ा रहता है। सही कह रही हैं आप। छत पे कूलर जब नहीं इस्तेमाल हो रहा है तो भाई पानी उसमें ना रखें। अरे टाइम लगता है उसको साफ करने में, तुमने तो कह दिया बस ना करें। उसको करते करते तो पूरी बारिश निकल जाती है और फिर ठंड आ जाती है। तो फिर क्या करें? मच्छर से कटवाएं। नहीं भाई, देखो ऐसा है कि वाकई ये बहुत शोचनीय बात है और दिक्कत तो हमें ही होती है। तो थोड़ा सा आप देखिए कि डॉक्टर के पास जाने में कितना समय लगता है। किसी भी एक चिकित्सक के पास जाना हो, चलो वो तो छोड़ दो, आप खुद बीमार होते हैं तो 3-4 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो बेहतर है कि आप 1 घंटा 40 मिनट उसमें लगा दीजिए और साफ़ सफाई कर लीजिए, एक बार निगाह दौड़ा लीजिए। और अभी भी रखा होगा, वैसे तो बारिश के पहले हमारे साथियों ने तैयारी की होगी, लेकिन अभी भी एक बार निगाह दौड़ाएं कि कहीं कुछ और तो नहीं रह गया है। क्योंकि भाई हमारे साथी लिख रहे हैं कि बरसात में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियां काफ़ी गंभीर और जानलेवा होती हैं। मानसून में सबसे अधिक खतरा जल जमाव के कारण मच्छरों का होता है। मच्छरों के काटने से डेंगू का खतरा अधिक हो जाता है। मानसून दस्तक के साथ सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन, वायरल फीवर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा टाइफाइड फीवर, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, चिकनगुनिया के भी लोग शिकार हो जाते हैं। आमतौर पर लोगों के मानसून में उल्टियाँ होना और आँखों में पीलापन और स्किन की समस्या भी होती है। और एक साथी ने लिखा है कि ये तो जग जाहिर बात है, बरसाती मौसम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस मौसम में घर में या घर के आसपास जल भराव, जिसकी बातचीत हम लोग कर रहे थे अभी बुआ जी, साथ में गंदगी भी ना हो, इसके लिए सचेत रहने में ही समझदारी है। बिल्कुल। तो सचेत रहने के लिए तो हम अभी और भी बात करेंगे, लेकिन मच्छरों के लिए ख़ास तौर से सच बात का ख्याल रखें। अब बात आती है कि देखो इसीलिए शायद पहले बारिश के समय में लोग इधर उधर कहीं जाते नहीं थे, है ना, घर में रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन अब ऐसा नहीं संभव है कि हम ये सोचें कि जैसे पहले ज़माने में रहते थे वैसे ही रहें। तो कुछ और ध्यान रखें। ये इसके संग संग पूरे वहाँ के कपड़े पहने, पैर जो हैं पूरे ढके रखिए, हाथ अधिकतर मतलब जहाँ तक हो सके संभव पूरा ढांक कर रखिए। घर में नीम आदि जो और प्रयोग हैं उनका भी इस्तेमाल करें और उनको जलाना, जैसे सूखी पत्तियाँ जलाना है, उनका छिड़काव करना है, ये सब करके भी इनको दूर रख सकते हैं। बिल्कुल बुआ जी। वैसे आसपास अगर हरियाली है ना, पेड़ पौधे हैं ज़्यादा, तो भी मच्छर तो होते हैं। अरे तो भाई उनका भी तो घर है, तो केवल हमारा ही तो घर नहीं है, ये दुनिया जो है पृथ्वी है उनकी भी है, सबकी जहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबका अधिकार है। मच्छर कितने खुश हो रहे होंगे आपकी बात सुनकर कि कोई तो है जो हमारे लिए भी करे, वरना तो लोग मारने की तैयारी करते हैं। देखो वो तो कहते ही है कि हमारे घर में तुम आके रह रहे हो,
तो ये भी तो कह सकते हैं। तो भाई आप ध्यान रखिए। तो हालांकि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि मच्छरों का प्रकोप यूं तो अब 12 महीने रहता है, लेकिन इनका बरसात के दिनों में अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है। ये इन दिनों तरह तरह के रोग के वाहक बनते हैं और ज़रा सी असावधानी से मानव अंगों में अपने साथ लाए बैक्टीरिया को खून के जरिए पहुंचा देते हैं या संक्रमित व्यक्ति का खून लाकर सामान्य आदमी को ट्रांसफर कर उसे भी संक्रमित कर देते हैं। मच्छरों से हमें मलेरिया, कालाजार, डेंगू, फाइलेरिया आदि तमाम रोग लग जाते हैं, जिनसे बचाव के लिए हमें घर के आसपास पानी नहीं जमा होना देना चाहिए। पूरी बांह के कपड़े, पूरा पैर ढकने वाले पैंट पजामा खुद पहने, बच्चों को भी पहनाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, घर में दरवाजे, खिड़कियां और जाली लगाएं। बिल्कुल। और एक और मैसेज बुआ जी, बारिश के मौसम में अपने घरों के आसपास पानी के जमाव ना होने दें। पानी जमा होने से मच्छर का खतरा बढ़ जाता है। बारिश में आधे से ज़्यादा बीमारियों की वजह मच्छर होती है। बारिश के मौसम में मच्छर की प्रजनन क्रिया तेज़ हो जाती है और यही कारण है कि मच्छरों की संख्या भी बढ़ने लगती है। इसलिए बारिश के दिनों में खान पान को लेकर भी परहेज करें। बाहर का खाना ना खाएं। हर दिन घर को सैनिटाइज करें। साफ पानी का सेवन करें। ताज़ा खाना खाएं। ताज़ा खाना रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखता है। अरे लेकिन घर को रोज कैसे सैनिटाइज करेंगे? काम बढ़ा रहे हैं ये। बिल्कुल, हाँ, मच्छर तो बढ़ा ही रहे अब नहीं, लेकिन फिर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ये वाली बात हो गई ना कि पूरा वहाँ का सब पहनिए, करिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। हाँ, मारते रहिए अगर आपके इस पे बदन पे बैठ जाए तो हाँ, है ना। और लेकिन देखो भाई, क्योंकि बरसात और मच्छर एक दूसरे के पर्याय हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन सच मायने में देखा जाए तो मच्छर ही क्या, पूरी सृष्टि ही अपनी काया बदलती है। प्रसव धर्मी धरती ही उपजाऊ हो जाती है। हम सब भी तपन से राहत पा तरोताज़ा हो जाते हैं। इसी प्रसव धर्मिता में कीट पतंगे ही नहीं अपितु मक्खी मच्छर भी अनेक प्रजनन प्रक्रिया से बढ़कर हमारे पर आक्रमण किया करते हैं। फलतः हम सभी रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए सांप, बिच्छू, गोजर की तरह इनसे भी बचना अपेक्षित है। इसके लिए सरकार द्वारा समय समय पर निर्देश उचित प्रबंध किया जाता है। हमें उनके निर्देशों के अनुपालन में रहना चाहिए। वायरल इन्होंने लिखा है कि आदि की जगह कोयल आदि की जगह मच्छरदानी लगानी चाहिए। घरों के आसपास पानी एकत्र नहीं होने देना चाहिए। तो भागे मच्छर कम तो हो गए कम तो होंगे ही। हमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इतना भी सब चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह का बुखार आए, कोई परेशानी हो तो भाई घरेलू इलाज ना करें। ऐसा ना सोचे कि सामान्य बीमारी है तो कोई भी हम दवा जो है बुखार उतारने की ले लें और डॉक्टर के पास ना जाए, तो ऐसा ना करें। क्योंकि आजकल बुखार भी तरह तरह के आ रहे हैं, उनकी अपनी एक प्रजाति है। बिल्कुल। और घर में, जैसा आपने कहा कि घर में ही आप दवा न लें, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि कपूर वगैरह जला के रखें, वो सबसे कुछ फायदा होता है बुआ? बिल्कुल होता है, वो सब करें। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि बुखार अगर चढ़ जाए बच्चों को चाहे खुद को, तो आप चिकित्सक से जरूर मिलें। आप ये ना सोचें कि अरे ये 2 दिन में उतर जाएगा, सर्दी जुकाम 3 दिन में ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि वो अलग तरह का बुखार हो, उसकी अलग दवा आ चुकी हो बाजार में, तो वही आपको आराम देगी, सामान्य आपको नहीं आराम देगी। तो ऐसा सोच के नहीं, जैसे अक्सर होता है ना कि अरे फलाना कहता है अरे हमारे भी चढ़ा था, ये ले लो ना, यही दवा खा लो। तो इस तरीके का जो है ना जोखिम ना उठाएं। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करें। लेकिन उससे बचाव के लिए जैसे कहते हैं कि आप कूलर में मिट्टी का तेल डाल दें। हाँ बिल्कुल डाल दें। लेकिन भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन वो क्या सुना हमने, मच्छर भी बड़े स्वच्छता पसंद हो गए। नहीं, वो कहते हैं हम साफ पानी में रहेंगे। हाँ, डेंगू का जो होता है वो तो साफ पानी में, साफ पानी में रहता है। अब बताओ कहाँ डाल दोगी मिट्टी का तेल? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उसमें जाएंगे ही नहीं। और वे कहते हैं कि नीम के तेल को भी पानी में मिलाकर या अपने बॉडी लोशन जो भी आप लगाते हैं उसमें भी लगा कर रहे हैं। हाँ। तो उसकी महक शायद मच्छरों को पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे भी जो भी घरेलू प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका प्रयोग करें मच्छर को भगाने के लिए, है ना? और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करें। जो अभी किसी हमारे साथी ने लिखा भी था कि भाई अगर आप खान पान सही रखेंगे तो उससे जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और ऐसी ही चीजें, ताज़ा भोजन खाएं और इसके संग संग गिलोय आदि जो प्राकृतिक जो बातें हैं, प्रतिरोधी चीजें हैं, उनका प्रयोग करें, जिनकी कि हमने बहुत सारी, मतलब कह सकते हैं ना, घुट्टी में पिला दिया है सबको। ये कोरोना के समय में किन किन चीज़ों से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो वो तो सब आप जानते ही हैं। अरे हमें लग रहा है मच्छर अभी बना रहा है, काटने भी लगा बात करते करते। पता है कभी कभी ऐसा भी लगता है, ज़्यादा बात करो तो ऐसे लगता है काट गया हाथ पे। आपका खून बहुत मीठा होगा ऐसा? हाँ, तभी तो मच्छर ज्यादा काटे कैसे पता चल जाता है? वैसे सब मच्छर को पता चला होगा ना। अरे बिना काटे कैसे? सब लोग कहते हैं मच्छर इनको बहुत काटता है, इनका खून बहुत मीठा है। तो पहले काटेगा तब उसे पता चलेगा। और कहीं सरसों का तेल लगा दिया तो कैसे पता चलेगा? तब नहीं काटेगा वो। हमारे साथी ने लिखा है कि अगर आपने हाथ पैर में अच्छे से सरसों का तेल लगा दिया, मजाल है जो मच्छर आपको काट जाए। लेकिन अब बाहर जाएंगे तो कैसे सरसों का तेल लगा? तो रैकेट ले जाओ। अरे क्यों? अरे
कपड़े में तेल लग जाएंगे ना बुआ। भैया कपड़ा महत्वपूर्ण है कि मच्छर की नहीं, बीमारी? आप जैसे पहनी हुई ना फुल बाजू का, वही ठीक है, वही ठीक है। हाँ। लेकिन सोते समय आप लगा सकते हैं भाई, देखो ऐसा है, और साथ में रैकेट भी रख लेंगे तो अच्छा ही। हमारे साथी ने सुझाव दिया है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, जब तक नींद नहीं लगती तब तक रैकेट चलाते रहेंगे। नहीं, वैसे मर जाते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। अच्छा सुझाव हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। सरसों के तेल वाला भी बहुत अच्छा है क्योंकि प्राकृतिक चीज़ है। कहीं आपकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं होगा, सांसों में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हाँ, कपूर वगैरह भी जलाकर अगर रखेंगे तो अच्छा होगा बिल्कुल, कमरे में। और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, ये सब हमारे साथी जानते हैं। लेकिन जब कुछ बातें जो हैं, हम लोग जो बात कर रहे थे कि दवा जो है, अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे कभी कभी पड़ोसी आ जाते हैं और देखने आते हैं। अगर आपका संबंध अच्छा है तो जाहिर आएंगे, फिर बताते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि हम भी बीमार पड़े थे, ये दवा हमने खाया था, ये लो पर्चा, यही दवा ले लो, या बचा हुआ ये सिरप ही ले लो, ले जाओ, अब क्या काम आएगा, अब हम नहीं बीमार पड़ेंगे। कितने अच्छे पड़ोसी थे। हाँ, तो होते हैं, ऐसा थोड़ी बहुत हमारे साथ तरह तरह के पड़ोसी भी होते हैं। सही कह रही हैं आप। तो देखो ऐसा है कि नजर रखी जाए नहीं रखी जाए, पहले ये बताओ, पड़ोसी तो अच्छे होते हैं। हाँ। हम भी तो किसी के पड़ोसी होंगे ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारी तारीफ भी हो रही होगी। हाँ, देखिए नज़र तो रखनी चाहिए, चाहे वो अच्छे हों या उनका स्वभाव हमारे स्वभाव को ना मैच करता हो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे जो सबसे पहला जो रिश्ता होता है वो पड़ोसी का ही होता है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं और हमारे साथी भी कह रहे हैं। गुजराती कहावत है, पहलो सगो पड़ोसी, मतलब अपने निजी सगे संबंधियों से भी बढ़कर हमारा सगा पड़ोसी ही होता है। कोई भी आकस्मिक ज़रूरियात या मुश्किल परिस्थितियों में सबसे पहले वो ही काम में आता है, बशर्ते कि उसके साथ आपका अच्छा मेल मिलाप हो, वरना वो आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये भी सही है, वैसे चेतावनी वाली बात है ना। और एक श्रोता ने लिख के भेजा है कि हमारी तो ये आदत है बुआ जी कि हम अड़ोस पड़ोस में अपना ध्यान ही नहीं देते हैं, अपने काम से काम रखते हैं और बस अपने काम से बाहर निकल लेते हैं, और काम हो तो बात करते हैं, वरना सलाम दुआ करते हैं। सलाम दुआ भी ठीक है। हाँ, तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई सलाम दुआ रखिए, और थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि आपके सलाम दुआ से, दुआ सलाम से वो प्रसन्न है कि नहीं। अब ज्यादा तो नहीं सलाम दुआ कर दे रहे हैं। सही बात है। कई बार सलाम दुआ ज्यादा करने से भी उन्हें लगता है कहीं मुझे चढ़ा तो नहीं रही, या हमसे ज्यादा दोस्ती तो नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं, कई लोग नहीं चाहते हैं बुआ ऐसा नहीं है। कभी कभी हम ज्यादा कर रहे होंगे, आप पहले ये भी तो देखें, जरूरी थोड़ी कि वो ऐसे ही समझ रहे हैं। हाँ, नहीं समझते हैं, हम कर रहे होते हैं तब भी वो करते हैं। अच्छा भाई, अक्सर नहीं होता। अब आपके घर कोई आया, उन्होंने ऐसे से झांका, देखा कितना कमरा है आपके यहाँ, अच्छा तो इस कमरे में कौन कौन सोता है, कभी कभी तो ये भी पूछ डालते हैं। सही कह रही हैं। तो ये ज्यादा नहीं हो गया नजर? बिल्कुल ज्यादा है। ये किसी की प्राइवेसी में एकदम दखल अंदाजी कर देना है। तो हो सकता है हम भी ऐसा ही कर रहे हो। चलिए, ये आपने सचेत किया है मुझे। कई बार हम बहुत अपनी मोहब्बत में और प्यार में हम दिखाते हैं ऐसा, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये जैसे पड़ोसियों की जब बात होती है तो हम अक्सर किस लिए रखते हैं ऐसा मेल मिलाप। कभी ज़रूरत पड़ गई, हमें हमारी कोई चीज़ गड़बड़ हो गई, या 4 बर्तन की ज़रूरत पड़ गई, या अचानक से कोई सामान्य आपात स्थिति आई कि हमें नमक चाहिए, या बिल्कुल ऐसी कोई आ गई 2 हरी मिर्च ही हमें चाहिए, तो हम ले सकें, हम बात कर सकें। लेकिन कभी कभार ही ठीक है ना बुआ? नहीं, कभी कभार ही ठीक है, और वही निभ पाता है जब ये दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल, है ना। उन्हें भी पता है कि आज आपको वाकई ज़रूरत है, आप रोजमर्रा में बदमाशी नहीं कर रही हैं है ना, अपने घर में सब्जी नहीं ला रही हैं। हाँ, और रोज 2 आलू लेके 4 दिन के बाद एक सब्जी बना ले रही हैं। तो ये पता चल जाता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी हम, जैसे अगर आपने कुछ मांगा, ठीक है, आपको ज़रूरत है, हमारे पड़ोसी ने मांगा, अब हम उसमें देखने लगे, अच्छा अब आपको ये भी तो नहीं चाहिए, अच्छा ये भी ले लीजिए आप, है ना। और फिर हम उनको एक तरीके से ये दिखाने लगे कि आपको ज़रूरत है हमारी और आपके पास कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी ये भी नहीं ठीक है। या हम ये पूछने लगे, कौन कौन आया है आपके यहाँ, कोई बाहरी आया है क्या, रिश्तेदार है क्या, या दोस्त है क्या। तो आप उतना ही, अगर आपके हैं संबंध और आप वाकई मदद करना चाहते हैं, मेल मिलाप से रहना चाहते हैं, तो उन्होंने अगर कुछ मांगा है तो आप उतना दे दीजिए, उसके बाद आप अपने को समेट लीजिए। आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है ना बुआ, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, बहुत गूढ़ बात है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये ना व्यवहार कुशल होने के ये चीज़ें हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भी जब करते हैं तो अगले को पसंद नहीं आ रहा होता, और आप इतना भी खिंचे हुए हैं कि अगले को लग रहा है शायद बुरा लग रहा है। देखो, केवल अगले को नहीं, ये ज़रूरत हम भी उधर भी हो सकते हैं। हम हमेशा ये ना सोचें कि हम खिंचे हैं या हम कर रहे हैं। हो सकता है कि सामने वाला कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम भी हो सकते हैं। कभी हम भी तो पड़ोसी हैं ना किसी के, ऐसा तो नहीं है कि सामने वाला ही सिर्फ हमारा पड़ोसी है। बिल्कुल। तो कभी कभी वो कैसे दखल दे रहा है, अगर आपको खराब लग रहा है तो आप अपने ऊपर नजर डालिए कि
आप खुद तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना? एक बहुत बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी। एक बहुत प्यारा सा मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि एक अच्छा पड़ोसी मिलना बड़े भाग्य की बात होती है। कुछ तो बड़े मददगार होते हैं, निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं, पर कुछ तो बस घर की टोह लेते हैं और इधर की उधर लगाते फिरते हैं। किसकी लड़की का क्या मतलब कैसे संबंध है, किस घर में क्या खाना बना, वगैरह वगैरह। ऐसे पड़ोसियों से बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। उनके पास बहुत फ्री टाइम होता है। यही शायद अभी आप बता रही थी कि उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा तो नहीं कर रहे या कुछ ऐसा। और ये स्वभाव की बात होती है, सिर्फ पड़ोसी क्यों, अगर आप किसी के भी जीवन में ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं तो उसी दायरे में हमारे पड़ोसी भी आ जाते हैं। और फिर आप सोचिए कि आप अपना जो भी सृजनात्मक रचनात्मक कार्य है वो कैसे करेंगे जब आपका दिमाग नहीं खाली होगा, मन नहीं खाली होगा। तो बेहतर है कि एक कहते ना कि सीमा में रहते हुए अच्छा व्यवहार रखें। वैसे तो हम लोगों ने ये सोचा था ना कि हम लोग यही बात करेंगे कि काम अपने किचन में करें, लेकिन नज़र जो है वो पड़ोसियों के रसोई घर पे रखें। लेकिन कहाँ अच्छी अच्छी बात करने लगी तुम। ये तो आप बता रही हो बुआ, मैं तो ये कह रही थी कि भाई लोग बहुत नकारात्मक तरीके से भी पड़ोसी पर नज़र रखते हैं। ये एक मैसेज है ना, खुद से ज़्यादा पड़ोस पर नज़र। इन्होंने साफ लिखा है कि भाई ये भी तो बीते समय की बात हो गई। अब तो आप बगल से भी गुजर जाइए तो कोई ध्यान नहीं देगा। हाथ में स्मार्टफोन है और तो किसी तरफ ध्यान नहीं है। ये भी कुछ हद तक बात सही है। हाँ, बात बिल्कुल सही है। लोग कहाँ मिलते जुलते हैं लोगों से, लेकिन नजर रखते हैं। और रखना भी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी है कि वो कह नहीं पा रहे हैं आपसे कुछ, आपके हाव भाव से, तो आप ऐसी नजर रखें कि कभी जरूरत पड़े तो आप इशारे में ही पूछ लीजिए कि भाई हमारी जरूरत पड़ेगी तो बता दीजिएगा। अभी हम वैसे नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम आ जाएंगे, है ना? ऐसा भी तो होता है। तो फिर ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि जिन पड़ोसियों का कोई काम धंधा नहीं होगा वो आसपास में रहने वाले लोगों के बारे में जरूरत से ज्यादा सवाल पूछते हैं और सलाह भी देते हैं। ऐसे पड़ोसियों की भी कमी नहीं जो घर की बातें खोद खोद कर पूछती हैं कि रिलेटिव कहाँ कहाँ रहते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने दोस्त हैं, पति रात को कब आते हैं, पार्टी करने कहाँ जाती हैं, और ये सारी बातें पूछने के बाद उसे अच्छे से नमक मिर्च लगाकर हर घर में प्रसारित कर देती हैं। तो आपको पता भी नहीं होता कि आपके बारे में कौन कौन से किस्से कहानियाँ कहाँ कहाँ सुनाए जा रहे हैं और किस तरह आपके पीठ के पीछे मज़ा लिया जा रहा है। ऐसा भी क्या लोग करते हैं वो, ऐसा होता है। तो भाई क्या कहती हो? अब मच्छर की बात से, पड़ोसी की बात से अब कुछ तो और वैसे भी बात हो जाए ना, क्योंकि हम चिंता ना करें पड़ोसियों की। नहीं, बिल्कुल चिंता करें। आप बिल्कुल सही कह रही है, पड़ोसियों की चिंता करें। देखो हमारे साथी भी यही कह रहे हैं, केवल हम नहीं कह रहे हैं ना, खुद से ज्यादा पड़ोस पर नजर। मतलब हमारे शुभ चिंतक वो होते हैं जो हमारे शुभ की चिंता करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो भाई राशि तुम इत्तेफाक रखती होगी कि किसी भी संबंध में, चाहे पड़ोसी हों, चाहे हमारे खुद में अपने बच्चे हों, बच्चों से हम खुद कैसा व्यवहार करें, या हम अपने माता पिता से, एक सीमा तक ही वो रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा दबाव या बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी ठीक नहीं होती। बिल्कुल। जब हमारे बच्चे, खुद के बच्चे नहीं दखल अंदाजी ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम पड़ोसियों पर कैसे रखें? अच्छा, हम लोग करते हैं पसंद? नहीं बच्चों करते। पे कह दिया बच्चे नहीं पसंद करते हैं। नहीं, मतलब कहने का ये था बुआ जी कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी नहीं पसंद करते हैं, तो फिर हमें भी नहीं पसंद है, तो फिर हम कैसे ये मान लें कि तो हर चीज सीमा में अच्छी लगती है। तो कुल मिलाकर मतलब यही है कि हमारे एक साथी ने हालांकि लिखा है कि हम बहुत दखलंदाजी भी नहीं करते, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो हम खड़े रहते हैं। तो बस बिल्कुल, लेकिन संबंध जरूर अच्छा बना के रखने की जरूरत। कभी आपका मन ना हो तो शाम को आप जाकर चाय तो पी सकें। बिल्कुल। या आप अकेले हैं और आपका मन है कि अकेले चाय नहीं पीना है आज, तो उन्हें बुला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना संबंध रखिए, मीठा मीठा प्यारा प्यारा सा। और बातें तो इसमें हालांकि बहुत सारी हैं, लेकिन हमें लगता है कि अब हम लोग कुछ खाना पकाना कर लेना चाहिए ना। जैसे चाय के संग कुछ तो चाहिए ना। एकदम। क्या बता रही हैं? तो हम बताएंगे, हमारे साथी बता देते हैं भैया, हमारे तो कुछ ज्यादा करना वरना नहीं पड़ता है। हमारे साथी बहुत प्यारे हैं, इन्होंने कहा व्यंजन अभी अरवी के पत्ते आ रहे हैं, बेसन के साथ तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज हम भुट्टे के साथ बनाएंगे। 4-5 देसी भुट्टे किस ले और आधा कटोरी बेसन और मसाले जो भी आप चाहें डालकर, थोड़ा सा तेल भी डाल लें। मसाले में देखो वही है, अदरक, हरी मिर्च है, नमक है, जीरा है, चाहे तो आप अजवाइन भी डाल सकते हैं क्योंकि अरवी का पत्ता है, थोड़ा सा बादी करता है, अजवाइन डाल देंगे तो अच्छा है। अगर अजवाइन का पत्ता मिल जाए तो उसको काट के डाल दें, हम तो भाई पकौड़ी में वही इस्तेमाल करते हैं आजकल। अच्छा, वो जो अजवाइन का पौधा और क्या, वही काट के डाल दीजिए, इतना स्वादिष्ट लगता है। उसका पकौड़ा बनाती हैं? उसका पकौड़ा तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में अजवाइन डालना है, जैसे बेसन का चिल्ला बनाते हैं या पकौड़ी आप बना रही हैं पालक की, आलू की, तो ये अजवाइन के पत्ते को काट काट के छोटा बारीक करके डाल दीजिए, ताज़ा ताज़ा हरा हरा,
मस्त लगता है। तो भाई यहाँ पर 2 डिश हो गई। अब हमने ये भी बता दिया, देख लो, बेसन और अजवाइन के पकौड़े। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे, हमारे साथी ने लिखा है थोड़ा सा तेल डालें और धुले हुए पत्ते पर लगाकर दूसरे पत्ते को उसी पर रख दें, है ना। यानी जो अरवी के पत्ते की बात कर रहे हैं, इसको धो लें, पोंछ लें, उसके ऊपर ये पेस्ट लगा लें, दूसरा पत्ता उस पर रख दें, उस पर भी मिश्रण लगाकर रोल बना लें। क्वांटिटी ये कह रहे हैं आप अपने हिसाब से बनाएं। जब पानी उबलने पर छलनी रखें या इडली पॉट में भाप से 15 से 20 मिनट तक इसे पका लें। अब ठंडे होने पर काट लें इसको। गरम तेल में राई और तिल, मीठा नीम डालकर छौंक लें। नमक, मिर्च पाउडर, खटाई अपने स्वाद के अनुसार डालें, चाहे तो हल्की सी शक्कर डालें। अब हरी चटनी से इसे खाएं और खिलाएं। खाएं और खिलाएं। इन्होंने खिलाने की बात हो गई तो क्यों परेशान हो गई? परेशान नहीं, मैं सोच रही हूँ मतलब अकेले नहीं खाना चाहिए, फिर पड़ोसी चाहिए इसके लिए है ना। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि पड़ोसियों से संबंध अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे पहले वही आपके करीब होते हैं। अगर कोई मुसीबत हो, कुछ भी हो, तो वो आपके साथ खड़े हो सकते हैं। और कुछ बता रही हैं क्या? नहीं, आप तुम बता, मैं क्या लेकर आई हो? मैं कबाब सोच रही थी, बता दूं, समय थोड़ा सा है इसलिए जल्दी से बता दूं। हमारे साथी ने लिखा है 4 बजने वाले हैं, अच्छे पड़ोसी के साथ चाय बिस्किट का आनंद उठाइए। इन्होंने चाय भी भेज दिया है, धुआं भी उठ रहा है, पियेंगे, है ना। बिल्कुल सही कह रही है। व्यंजन क्या है? व्यंजन ये पूरा मैं जल्दी से बता देती हूँ। भाई, भुट्टे के दाने आप 2 कप ले लें, उपला और मैश्ड आलू ले लें आधा कप, चीज़ ले लें 2 चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च 2, कटा हुआ अदरक 2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर भी आप ले सकती हैं, गरम मसाला हाफ चम्मच ले लीजिए, जावित्री पाउडर चुटकी भर और पुदीना पत्ती भी जो है वो 2 चम्मच ले लें, और नमक और स्वाद अपने स्वाद के अनुसार, और तेल 4 चम्मच। भुट्टे के दानों को दरदरा पीस लें। एक बाउल ये पेस्ट निकालें और उसमें तेल के अलावा अन्य सभी सामग्री को डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। मिश्रण को बराबर हिस्सों में बांटकर उन्हें कबाब का आकार दे दें और एक नॉन स्टिक पैन में तेल गरम करें। कबाब को मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक पकाएं। फिर इसे पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। हमें अच्छा चलो, ये बात नोट की जाती है और विद अंडरलाइन, फिर कॉमा के साथ में कि हमें जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सर्व किया जाएगा। विविधपुरा में भाई हम लोग खाते हैं, खिलाते भी हैं। बुआ जी, आज आपने इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे सुनने वालों को बताई। हमें उम्मीद है कि वो जरूर उन बातों को गांठ बांध लिए होंगे। हाँ, सारा श्रेय हमें दे रही हैं। ये बड़ी प्यारी सी हैं राजश्री। बच्चे तो इन्हें मौसी कहते हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम भी मौसी कहते हैं। लेकिन मेरे लिए प्यारी बुआ ही ठीक है, आप मुझे मौसी। हम तो मौसी हैं, सब लोग हमारी बिटिया बहुरिया हैं। लेकिन इसके साथ आज कार्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं, तो अब राजश्री त्रिवेदी और बुआ को दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।